हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ वीकली करंट कंपाइलेशन पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स को लेकर के स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं, तो इसके लिहाज से कि स्टूडेंट्स की परेशानी को और कम कर दिया जाए, ये एक वीकली करंट कंपाइलेशन आपके लिए हर वीक मौजूद रहेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन आप तभी कर पाएंगे जब पेपर और पेन साथ में लेकर के बैठेंगे, मतलब कि साथ साथ मेरे आप कुछ नोट्स भी बनाएंगे। इसमें आपको जो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पूरे वीक की वो आपको मिलेंगी, क्योंकि स्टूडेंट के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम डेली बेसिस पर फॉलो कर भी रहे हैं कोई चीज़ और डेली न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं, तो भी वीकली बेसिस पर अगर आप देखेंगे या मंथली बेसिस पर जब आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनमें से इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं समझ पाते कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें आगे तक याद रखनी होगी। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेली इस करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स के साथ जो वर्किंग है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पूरे वीक की वो आपको एक जगह पर कंपाइल्ड पोर्शन में मिल जाएंगी। मैं साथ साथ लिख करके आपको न्यूज़ को समझाऊंगा और जो न्यूज़ है उसकी मैं कटिंग, आपको न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो मैं आपको दिखा दूंगा। आपको साथ साथ लिखते रहना है और फिर भी जो चीज़ मैं लिखूंगा बोर्ड पर वो उसका PDF बना करके अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम क्या है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करेंगे वीकली करंट कंपाइलेशन को, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ किस पोर्शन से है? एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से है, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले पोर्शन से है। ये वीक वैसे भी कैसा रहा है? ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वीक रहा है। तो जो बहुत सारी जो न्यूज़ थी वो इस बार ऐसी थी जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, क्योंकि पूरा चुनाव चल रहा था, तो इसलिए उनको न्यूज़ को कुछ को छोड़ा गया है। लेकिन हाँ, जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो सारी न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई हैं। चलिए, एनवायरनमेंट पोर्शन की अगर मैं पहली न्यूज़ को आपको दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि रेलवेज टू कंस्ट्रक्ट द कैनोपी ब्रिज अक्रॉस ट्रैक इन असम गिबन हैबिटेट। असम में एक गिबन सेंचुरी है और वहाँ पर क्योंकि उस सेंचुरी के बीच से रेलवे ट्रैक निकला हुआ है, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, सेंचुरी के बीच से रेलवे ट्रैक निकला हुआ है, जिसकी वजह से जो गिबन्स हैं, ठीक है, इनकी मौतें हो जाती हैं, कैजुअलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस दृष्टिकोण से, इस लिहाज से रेलवेज़ ने क्या डिसाइड किया है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज़ ने ये डिसाइड किया है कि वो फंड का इंतज़ाम करेंगे और यहाँ पर कैनोपी ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, कैनोपी ब्रिज क्या बनाएंगे? तो कैनोपी ब्रिज क्या है ये आपको समझना होगा पहले तो। और ये जो गिबन सेंचुरी है इसके बारे में और हुलू गिबन, ठीक है, इनके बारे में आपको यहाँ से जानना होगा। तो प्री के लिहाज से और मेंस के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। चलिए, अब आप फटाफट साथ में लिखना शुरू कीजिए। पहली अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना, अगर मैं संदर्भ आपको बताऊं तो संदर्भ यही है कि जो रेलवेज है, ठीक है, रेलवेज क्या करेगा? कैनोपी ब्रिज बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कैनोपी ब्रिज। कैनोपी ब्रिज क्या होता है ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। कैनोपी ब्रिज बनाएगा, किस लिए बनाएगा? ताकि जो गिबन है, ठीक है, गिबन है, इनकी कैजुअलिटीज कम हो सके, ठीक है, मौतें कम हो सके या इनको बचाया जा सके। यानी कि एक तरह से बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के बारे में बात हो रही है, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बात हो रही है, संरक्षण के बारे में बात हो रही है। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डायरेक्ट टॉपिक ये है। ठीक है, गिबन की मौतों को कम करने के लिए है। तो अब दूसरी चीज जो आपको यहां पर पता होना चाहिए वो हुलू गिबन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हुलू गिबन के बारे में। तो हुलू गिबन के आप हेडिंग डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, देखिए
वानरों की अगर प्रजाति की बात करें, वानरों की प्रजाति, ठीक है, वानरों की प्रजाति में सबसे छोटा और सबसे तेज, ठीक है, सबसे तेज, ये हो गया। दूसरी चीज अगर हम हुलूक गिबन की बात करें तो वानरों की प्रजाति में सबसे छोटा है, सबसे तेज है। दूसरा पॉइंट जो आपको यहां पर समझना है कि ये मिलता कहां है, तो याद रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया, अगर ग्लोबली आप कहेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल हिस्से में, यानी कि उष्णकटिबंधीय पार्ट में, ट्रॉपिकल हिस्से में, और सब ट्रॉपिकल हिस्से में, यानी उपोष्णकटिबंधीय पार्ट में, सब ट्रॉपिकल पार्ट में ये मिलता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगर मैं इसका आपको IUCN स्टेटस बता दूं, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। IUCN स्टेटस अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि IUCN अपनी रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें वो अपनी बताता है कि कौन सा जीव है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, किस कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो उसी लिहाज से IUCN के अगर स्टेटस में आपको बताऊं, तो अगर आप IUCN की साइट खोलेंगे, ठीक है, अंतर है यहाँ पर, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि IUCN की जब आप साइट खोलेंगे तो हुलूक गिबन की दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, ठीक है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो एक है आपका वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न हुलूक गिबन, और दूसरा है आपका ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न हुलूक गिबन, ठीक है। इन दोनों की वहां पर कैटेगरी देखने को मिलेगी और इन दोनों का स्टेटस भी अलग अलग मिलेगा। इसको रखा गया है संकटग्रस्त कैटेगरी में, संकटग्रस्त कैटेगरी, यानी कि एंडेंजर्ड में रखा गया है इसको, और इसको रखा गया है वल्नरेबल कैटेगरी, यानी कि सुभेद्य में, ठीक है। इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन कुछ स्टडी कहती हैं कि ये दोनों एक ही है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इनके स्टेटस हैं जो वो अलग अलग याद रखने होंगे। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में ये आपका असम में ईस्टर्न हुलूक गिबन मिलेगा, और जिसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और ये असम प्लस अरुणाचल में मिलेगा। अरुणाचल में इनकी पॉपुलेशन है जो वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक जो आखिरी फैक्ट आपको और याद रखना होगा वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 यानी अनुसूची 1 में रखने का मतलब है कि कोई भी वो कैटेगरी जो एंडेंजर्ड होती है वही इसमें रखी जाती है। तो आपको याद रखना है शेड्यूल 1 का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रजाति अगर इसमें डाल दी गई है, इस लिस्ट में डाला गया है, तो वो किस कैटेगरी में होगी? एंडेंजर्ड में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखिएगा IUCN के हिसाब से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से इनका स्टेटस है जो उसमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो और आपको जो ध्यान में रखना है वो यहाँ पर ये है कि मतलब शेड्यूल 1 का मतलब क्या हुआ कि इसको हंटिंग मतलब शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शिकार है जो वो पूर्णतः प्रतिबंधित, ठीक है। इतनी चीजें आपको, इतने फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम कैनोपी ब्रिज पर आ जाते हैं कि भाई कैनोपी ब्रिज बना रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है। कैनोपी ब्रिज आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं फोटो आपको दिखा दूं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसकी बात करें तो देखिए ये एक ट्री है और ये एक ट्री है। अब बीच में रेलवे ट्रैक है, इनको यहाँ जाना है तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये ब्रिज जैसा बना दिया है। अगर इनके पास ये ऑप्शन होगा तो ये ऊपर से निकल जाएंगे, है ना, ये ऊपर से निकल जाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप, ये ब्रिज एक बना दिया है, ठीक है, यहाँ से ये सब। तो ये सब क्या है? ये एक ऐसा पुल जैसा बना दिया गया है जिससे कि ये इनका जो मूवमेंट है वो बाधित ना हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके और इनकी जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो कैनोपी ब्रिज भी आप समझ पा रहे हैं ना कि इसको बाईपास करते हुए पेड़ों के ऊपर से ही, पेड़ों के ऊपर यहाँ पर क्या है कि एक ब्रिज का निर्माण करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। कौन करेगा? रेलवेज करेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं।
और अगली जो न्यूज़ है वो किस चीज़ से संबंधित है, वो है हमारे अर्बन हीट आइलैंड से संबंधित। ये आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इस पूरे आर्टिकल की आपको पहले समरी बता देता हूं। अगर मैं समरी बताऊं आपको, तो अर्बन हीट आइलैंड की बात कर रहे हैं यहां पर हम, ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड। और अर्बन हीट आइलैंड्स की बात में सबसे पहले आपको इसका अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो आपको ग्लोबल वार्मिंग समझना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन की अगर बात करेंगे तो इसका जो लक्ष्य है, ठीक है, इसका लक्ष्य है जो हम कह सकते हैं कि पेरिस समिट यानी कि कोप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जब हुई थी पेरिस में, ठीक है, पेरिस में जब ये हुई तो ये निर्धारित किया गया कि वैश्विक तापन हम कितना रखेंगे, 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे। कब के कंपैरिजन में, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, ऊपर नहीं जाने देंगे। ये रखा गया टारगेट, मतलब कहा गया कि 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे और 2 से ऊपर तो कतई नहीं जाने देंगे, ये बात कही गई थी। 2 और 1.5 में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1.5 और 2 का जो बात है वो ये है, देखिए इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहे थे कि 2 के ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन बात यह है कि जैसे ही आप 2 कहते हो तो बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे। अगर 2 डिग्री कब के कंपेरिजन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके, मतलब आप मान लीजिए 1850 के कंपेरिजन में अगर हम कहेंगे कि 1850 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस समय से 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाने देंगे। और 2 डिग्री का जो यहाँ पर कहा जाता है 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे और 2 से ऊपर तो कतई नहीं जाने देंगे। तो 2 का मतलब इसलिए बार बार उसका यूज़ नहीं होता क्योंकि 2 अगर कह दिया वैश्विक स्तर पर तो बहुत सारे आइलैंड है जो वो खतरे में आ जाएंगे, तो इसलिए 1.5। तो 1.5 बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1.5 को ही क्यों बनाया भाई, और ज़्यादा भी तो कर सकते थे। 1.5 को इसलिए बनाया गया है कि इसके अगर ऊपर गई चीज़ें तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लेवल से कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी, ठीक है, मानव के कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी, मानव के कंट्रोल के बाहर, ठीक है। और क्योंकि मानव के कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी इसलिए ये रखा गया। अब आप समझिए यहाँ पर कि अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। आपको याद होगा कि पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी, वो क्या कहती थी कि अभी हमने टारगेट तो 1.5 का रखा है, ऑलरेडी हम 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुके हैं, तो क्या हम इसको कर पाएंगे कम, ये कहती थी रिपोर्ट्स। लेकिन अब जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं तो यहाँ से एक थोड़ी सी राहत मिलती थी। ये लगता था कि चलो 1.5, 1.1, 1.4 का अंतर दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो क्या कह रही हैं, 1.45 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुँच गए हैं, 1.45 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। ये ऐसा वो रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं कितना बचा है, यानी कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लोबल वार्मिंग है जो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है, ठीक है। अब मैं इस जो ये न्यूज़ है इस पे थोड़ा सा आता हूं क्योंकि यहाँ पर क्या है, चेन्नई को लेकर के बताया गया है, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड की बात हम कर रहे हैं तो चेन्नई का संदर्भ यहाँ पर लिया गया है। अब आपको समझना है एक जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, जो बैकग्राउंड आप समझ गए। अब मैं शब्द बताता हूँ, एक यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर को समझाने से पहले वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। अब ये शब्द समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कहा जाता है कई बार, आपने गूगल पे सर्च किया होगा कि यहाँ का तापमान कितना है, तो लिखा रहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस है एंड फील्स लाइक 42 डिग्री, फील्स लाइक ऐसे तो लिखा रहता है, फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कहीं आप देखते होगे कि 37 डिग्री सेल्सियस है तापमान लेकिन फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस, इस तरह की चीज़ें लिखी। तो ये फील्स लाइक का मतलब क्या है, जैसे ही आप फील्स लाइक बोलते हो तो इसका मतलब है यहाँ पर तापमान तो वैसे 40 है लेकिन वो ज़्यादा इसलिए महसूस हो रहा है, गर्मी ज़्यादा महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है, आर्द्रता उसमें जुड़ गई है। ह्यूमिडिटी का फैक्टर क्योंकि उसमें जुड़ गया है इसलिए ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी यानी कि तापमान के साथ साथ आर्द्रता है जो वो भी इसमें ऐड हो गई है, इसलिए ये ज़्यादा महसूस होता है। तो यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि अगर हम एक थर्मोमीटर लेते हैं और उसमें चारों तरफ कपड़ा लपेट देते हैं और फिर अगर टेम्परेचर लेते हैं तब फिर क्या आता है, तो उसके वो हो गया आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो WHO ने इसकी लिमिट निर्धारित की है
कि वेट बल्ब टेम्परेचर की भी अपनी जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट निर्धारित की है वो कितनी है कि अगर इसमें वेट बल्ब टेम्परेचर है जो, वो उसकी लिमिट है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कह रहे हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस WHO के हिसाब से है, और कह रहे हैं कि चेन्नई है जो वो इस लिमिट को क्रॉस कर चुका है। मतलब वो सर्वाइविलिटी जिस तापमान तक मानव सरवाइव करता है उसके वो ऊपर जा चुका है। अब बहुत संकट वाली स्थिति वहां पर आ चुकी है, ठीक है। चेन्नई, ठीक है, अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर चला गया है, ठीक है। जहां तक मानव सर्वाइव कर सकता है, मानव सर्वाइव, ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है। इसलिए वहां पर जो अर्बन हीट आइलैंड्स बन गए हैं अपने आप में, है ना, हीट आइलैंड्स बन गए हैं वो मतलब चेन्नई में, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए क्या है, एक हीट बल्ब वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड्स हैं जो वो बन गए हैं, ठीक है। तो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब आप समझिए पहले, ये जो शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है अर्बन हीट आइलैंड, सिंपल आप इसको रूरल एरिया से कनेक्ट कर लो। मतलब किसी भी एक जगह पर आप जाओ, कोई एक ऐसा एरिया ले लो, मान लो कि ये एक ऐसा एरिया है जिस जगह पर क्या है कि शहरीकरण हो रखा है, ठीक है। अगर ये शहरीकरण वाला क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखेंगे कि रूरल बेस बना हुआ है, ग्रामीण बेस बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर इन दोनों जगहों पर, हालांकि कहने को तो ये पास पास होंगी, लेकिन जैसे ही आप इनका तापमान देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे कम से कम 2 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 से 4 डिग्री तक का अंतर देखने को मिल जाता है रूरल बेस में और ये अर्बन बेस में, ठीक है। अर्बन बेस में क्यों? क्योंकि इस जगह पर पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, ठीक है, पूरे शहर को ही कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, ठीक है। तो अब आप देख ही रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर है जो उसका ग्रोथ हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है चेन्नई वगैरह में कि वहाँ पर जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा है। मतलब कहने का कि जो वाटर लेवल है वो, उसका जो स्तर है वो इतना नीचे हो गया है, पानी का रिचार्ज हो ही नहीं पा रहा है, तो एक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संकट खड़ा हो गया है, ठीक है। तो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब आप समझ गए कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, कहीं से भी जो पानी है उसका नीचे ग्राउंड वाटर नहीं जा पा रहा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर खड़ी हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का अनड्यू डेवलपमेंट हो गया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, और फिर उसके बाद पानी का हार्नेस नहीं किया जा रहा, पानी का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन, इवन जल संकट खड़ा हो गया इसकी वजह से उन जगहों पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्बन हीट आइलैंड। अब आप ये समझिए कि कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए एज ए सॉल्यूशन। अगर मैं आपको समाधान की बात करूं कि क्या समाधान हो सकता है इसका, तो एक सिंपल समाधान है इसका कि भाई पानी का संरक्षण यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समाधान हो जाता है, ठीक है। पानी का संरक्षण, पानी का संरक्षण, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो कवर किया हुआ है, आप सर्च करेंगे करंट अफेयर्स वाले वीडियोस में, आपको रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड एक केस स्टडी टाइप से लगभग 1 घंटे के आसपास का वो वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको भी चाहे तो एक बार देख सकते हैं। पानी का जो संरक्षण है वो करना एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको क्या है, ग्रीन कवर को बढ़ाना पड़ेगा, जो आपका ग्रीन स्पेस है, पेड़ पौधे आपको लगाने पड़ेंगे, ग्रीन कवर बढ़ाना पड़ेगा, पेड़ पौधे आपको वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेड़ पौधे क्योंकि कट गए हैं सारे, रियल एस्टेट सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, अब किसी जगह पे आपको विकास करना है तो क्या करेंगे आपको पहले पेड़ पौधे काटेंगे, तो जितनी कार्बन वो अपने अंदर भरे हुए थे, क्योंकि पेड़ है, पेड़ के टहनी में, जड़ों में, पत्तों में, सब जगह कार्बन है, अब जैसे ही आपने उसको काटा तो वो जो कार्बन सिंक था वो अपने आप में कार्बन सोर्स बन गया, है ना। वो जो कार्बन को सोख रहा था, अवशोषित कर रहा था, वो अब क्या उत्सर्जन कर रहा है उल्टा, तो उसने कार्बन वातावरण में आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के साथ। और अभी इस वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर पहुंच गई है, ठीक है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पानी का संरक्षण करना, ग्रीन कवर को बढ़ाना, यानी कि पेड़ पौधे लगाना,
ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, पानी का संरक्षण करना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे चेन्नई है, चेन्नई में क्या है कि डिटेल्ड हीट मैप बनाने होंगे। ठीक है, वैसे उन्होंने बनाए भी हैं डिटेल्ड हीट मैप। डिटेल्ड हीट मैप का मतलब क्या है? डिटेल्ड हीट मैप मतलब विस्तृत हीट मैप बनाने होंगे, हीट मैप। ठीक है, मैप का मतलब क्या हुआ? आपको नक्शे ऐसे बनाने होंगे कि चेन्नई के भीतर की जगहों को आपको लोकेट करना होगा और यहां पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किस एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेंगी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। डिटेल्ड हीट मैप्स चेन्नई में बनाने होंगे, चेन्नई में या जिन भी जगहों पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन जगहों पर ये काम करना होगा। इसके अलावा जैसे डिवाइडर है, ठीक है, अब डिवाइडर है सड़क के बीच में, मान लीजिए कि ये सड़क है, अब बीच में पहले तो डिवाइडर, तो ऐसी ही एक तो पहले रोड ही ऐसी बहुत कम दिख रही हैं जहाँ पर डिवाइडर्स बनाए हों प्रॉपर। ठीक है, तो डिवाइडर्स आपने बनाए हैं, तो यहाँ से पानी को क्या करना है आपको? ऐसा कुछ एक तरफ लेकर के आना है। ठीक है, पानी इधर लाना है और इस जगह पर ग्रीन स्पेस डेवलप करना है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। डिवाइडर्स वगैरह हैं वहाँ पर, रोड्स में बना करके पानी को वहाँ पर डाइवर्ट करना होगा, पानी को डाइवर्ट करना होगा डिवाइडर में, डाइवर्ट करना होगा। ठीक है, पानी की ओर डाइवर्ट करना होगा। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप कह सकते हैं सर एनडीएमए ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करना होगा, एनडीएमए की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। लिख लीजिए एनडीएमए की गाइडलाइंस। एनडीएमए की गाइडलाइंस है जो उनको फुलफिल करना होगा। और हर राज्य में अपना हीट एक्शन प्लान होना चाहिए, हर एक राज्य का अलग हीट एक्शन प्लान होना चाहिए, हर राज्य का हीट एक्शन प्लान, हीट एक्शन प्लान होना चाहिए, हर राज्य का हीट एक्शन प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपके पास क्या फॉर्डर पॉइंट की तरह हमेशा रहे। देखिए न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है, लेकिन कुछ कुछ आपके पॉइंट्स ऐसे मतलब रेडीमेड टाइप से होने चाहिए, ताकि जब भी आप मेंस वगैरह लिखें तो उनमें एज इट इज सीधे उतार दें और उनको एक्सप्लेन कर दें, आपका काम हो गया। ठीक है, अपनी कॉपी को दूसरे की कॉपी से अलग करना ज़रूरी है। जब तक आप इसको अलग नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उतने ज़्यादा। अगर वही सेम चीज़ें जो सब लिख रहे हैं वही आप लिखेंगे तो डिफरेंस कैसे हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? देखिए, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ फॉर्म द 20 विलेज पैनल टू प्रोटेक्ट द मैंग्रोव कवर। ऐसा क्या हुआ तमिलनाडु में जिसकी वजह से उन्हें मैंग्रोव की इतनी याद आ गई? ठीक है, मैंग्रोव को लेकर के भी एक बड़ी चर्चा रही है कि मैंग्रोव को लेकर के आपको पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या मैंग्रोव्स को काटा गया। पहले इसको स्टेट सब्जेक्ट में डाला गया और स्टेट सब्जेक्ट में डाल करके फिर मैंग्रोव्स को काटा गया, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। अब वो अपने आप में क्या था? बैरियर था। ठीक है, वो बैरियर था जो कि खत्म हो गया, तो फ्लडिंग जैसी बाढ़ की जो समस्या है वो वहां पर देखने को मिली। खैर, आज हम इस न्यूज़ को क्यों पढ़ रहे हैं? आज हम इस न्यूज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बार इसलिए ऐसा हुआ है कि आईयूसीएन ने मैंग्रोव का ग्लोबल असेसमेंट, आप ये देख पा रहे हैं, मैंग्रोव का ग्लोबल असेसमेंट किया और ग्लोबल रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। आईयूसीएन जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में हमेशा से रेड लिस्ट जारी करता था। ठीक है, लेकिन मैंग्रोव के लिए रेड लिस्ट उन्होंने पहली बार जारी की है। तो इस लिहाज से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार लगा लीजिए इसमें अपने नोट्स पर और स्टार लगा करके इस न्यूज़ को कवर कीजिए कि रेड लिस्ट जारी की गई है मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में। आइए चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, समझिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव, देखिए मैंग्रोव की अगर आप बात करेंगे, मैंग्रोव 1 की बात करेंगे तो समझिए यहां पर कि पहली बार ऐसा हुआ है, लिख लीजिए फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट जारी करी गई है, ग्लोबल असेसमेंट किया गया है। किसका? मैंग्रोव्स का ग्लोबल असेसमेंट किया गया है। ग्लोबल असेसमेंट, ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पर इसका असेसमेंट किया गया है, वैश्विक स्तर पर इसका असेसमेंट किया गया है और ग्लोबल रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम जारी की है। क्या नाम है? ग्लोबल रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये नाम भी याद रखेंगे आप,
ठीक है, ये नाम भी आप याद रखें, ग्लोबल रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम है जो इसको जारी किया गया है। अब इस लिस्ट में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में भारत का साउथ वाला पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है वो इसमें शामिल दिख रहा है। ठीक है, भारत का जो साउथ वाला पार्ट है वो इसमें ऐड हो गया। अब आप कहेंगे कि सर मैंग्रोव हैं कहाँ भारत में, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, अगर ये भारत है तो जितना भी ये जो जल वाला हिस्सा है ना, जल वाला हिस्सा होगा, यहाँ सब जगह आपको मैंग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम वो एक अलग बात है, लेकिन मैंग्रोव्स आपको सब जगह मिलेंगे। यहाँ पर आपको समझना होगा ये चीज़ कि ये देखिए, एक बार यूपीएससी ने ऑलरेडी इकोटोन पूछ रखा है कि इकोटोन होता क्या है ना। इकोटोन या इंटरटाइडल जोन जिसको कहेंगे, तो आप ऐसे समझिए कि ये एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया ज़मीन वाला, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र ये हो गया जल वाला, मतलब हम इसको भूमि कह देते हैं, भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र लैंड है, और इधर ये पानी है, ठीक है, पानी है या जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। ये वाला जो हिस्सा है ये दलदली हिस्सा होगा, है ना, दलदली हिस्सा होगा, और ये ही वो हिस्सा है जहां पर मैंग्रोव्स का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी प्रजातियां जो भूमि में रहने वाली हैं वो भी यहाँ पर आसानी से रह सकती हैं, और ऐसी प्रजातियां जो पानी में रहने वाली हैं वो भी यहाँ पर मिल जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी है जो वो यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, दो नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा, इकोटोन आप याद रखिएगा, इकोटोन। ठीक है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है शब्द को कि इकोटोन का मतलब क्या है। तो इकोटोन अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो ट्रांजिशन पोर्शन होगा, जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो ट्रांजिशन पोर्शन होता है उसको हम इकोटोन कह देते हैं। किसी भी तरह का वो पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। ठीक है, या एक शब्द और है इंटर टाइडल जोन या अंतर ज्वारीय, ठीक है, अंतर ज्वारीय जोन, ठीक है, अंतर ज्वारीय जोन। ठीक है, तो ये शब्द आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। अब और क्या याद रखना है इसमें, तो ये आपको समझ में आ गया कि पहली बार इसको IUCN ने जारी किया लिस्ट को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तो देखिए साउथ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये यहाँ पर क्या है, ये हमारे ही नीचे वाले हैं। तो ये किस कैटेगरी में रखे गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं इस फोटो में। आप देखिए ये रेड जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर का, वो सब क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मतलब ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, है ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हिस्से में रखा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हिस्से में रखा गया है। ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो अगर हम अपने आसपास के इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे ये देखिए ये येलो है, ये पूरे में ही आपको मैंग्रोव्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन है, मतलब यहाँ पर इनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो मैंग्रोव्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस जगह पर आप देखेंगे सब जगह वहाँ पर मिल रहा है, और ये रेड है, मतलब रेड होने का मतलब हुआ कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त कैटेगरी में ये शामिल है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को कि भारत में अगर या 3 पोर्शन लिख लीजिए कि भारत का दक्षिणी भाग, दूसरा श्रीलंका, तीसरा मालदीव्स। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये किस कैटेगरी में रखा गया है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, तो देखिए पहले की जो प्रॉब्लम्स थी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है ना, जल का स्तर बढ़ रहा है, ये आप समझ ही रहे होंगे ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर हम कहें कि ये लीजिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जल का स्तर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, जल का स्तर अगर बढ़ रहा है तो आप ये देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा कम होने के चांसेस है। ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर ये भूमि का हिस्सा कम होगा, ठीक है, तो अलग अलग तरह की संभावनाएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपका मुंबई है, इधर आपका कोलकाता है, इन सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। मुंबई के लोग हैं जो वो उनको अंदर आना पड़ेगा, है ना, इसको आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी से भी जोड़ सकते हैं। मुंबई के लोगों को अंदर आना होगा, मतलब प्रवासन की समस्या है, जो प्रवासन से होने वाली समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। मुंबई जैसा देश जो भारत है, अगर इकोनॉमी से इसको जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि मुंबई जैसा देश जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, GDP का एक भारी लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो ये चीज़ है जो कि भारत की जो भूमि है वो यहाँ पर अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो जल स्तर के बढ़ने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई जो इस जगह आसपास जो भी पेड़ पौधे वगैरह होंगे ये सब भी तो खत्म होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आगे इसमें बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना होगा कि वो प्रॉब्लम्स तो आगे बढ़ ही रही हैं, लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है या मैंग्रोव्स का जो काटे जा रहे हैं या इसकी वजह से जो पनप नहीं पा रहे, उनकी वजह से जो डेटा यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो डेटा कहता है कि 5% मैंग्रोव्स खत्म हो जाएंगे, 5% मैंग्रोव्स खत्म हो जाएंगे और 16% हैं जो वो डूब जाएंगे पानी में, ठीक है। 5% जो मैंग्रोव्स हैं जो वो खत्म हो जाएंगे, खत्म, और 16% है जो वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, ठीक है, डूब जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और ये सारे फैक्ट्स हैं जो वो जब भी जल स्तर का बढ़ना, वाटर लेवल का राइज, ये सब बहुत फेमस टॉपिक हो गए हैं अभी। तो जब भी आप लिखें तो इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हैं कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ऐसा कहा गया है, ठीक है। आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अभी मैंने बताया आपको, जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है और ये अपने आप में फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है, फिल्टर का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, गंदगी को छानने का काम करते हैं, क्या, मैंग्रोव्स, ठीक है। तो मैंग्रोव्स को, ये तो मैंग्रोव वैसे भी आपके जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग से पोर्शन है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा कि कुछ जैसे जड़ें हैं, आप देखेंगे ना, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिखेगा कि मैंग्रोव्स की जड़ें ऊपर दिख रही होंगी आपको, है ना। ये अगर पेड़ है तो आपको ऊपर कुछ जड़ें दिख रही हैं, ठीक है। सिल्ट रूट्स बोलते हैं। और न्यूमेटोफर, ये एक शब्द है, न्यूमेटोफर, ठीक है। ये तो यानी कि ये क्योंकि नीचे तो पानी ही है, तो ऐसी जड़ें जो सांस लेने के लिए पानी के ऊपर रहती हैं उनको न्यूमेटोफर बोल रहे हैं, या सिल्ट रूट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इन सब शब्दों को आपको याद रखना है, ठीक है। खैर, ये जो इस आर्टिकल की बात करें अगर, तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि 5% मैंग्रोव्स खत्म हो जाएंगे, 16% मैंग्रोव्स हैं जो वो डूब जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो कहाँ जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो रेड सी वाला हिस्सा है, मतलब लाल सागर में वाले क्षेत्र में आपको मैंग्रोव्स की संख्या काफ़ी मिल जाएगी। साउथ चाइना सी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अदन की खाड़ी है, जो अदन की खाड़ी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ इंडियन ओशन है, जो इंडियन ओशन का जो नदर्न पोर्शन है, यानी कि भारत का जो सदर्न पोर्शन आप कह सकते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन, ये वाला पार्ट है जो यहां पर भी मिल जाएगी। और उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन, कौन सा, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मैंग्रोव्स की संख्या आपको ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूज़ आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इकोनॉमी की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं इस बार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक अच्छी खबर आ रही है कि जीडीपी ग्रोथ है जो सर्ज टू 8.2 डिग्री, अब वो सॉरी 8.2% है जो वो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ दिखाई जा रही है। और उसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया गया है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात अगर करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24, इकोनॉमी डाल देते हैं यहाँ पर, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी की न्यूज़ के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 21 के ये पहली, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब क्या हुआ कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की। क्या 1 अप्रैल, जो बिल्कुल ही बिगनर है उनके हिसाब से भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। फाइनेंशियल अगर मैंने 24 बोला है तो इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर बात करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है, इस कंपेयर करेंगे, ग्रोथ रेट का जब कंपैरिजन करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, ये कितनी मिलेगी, ये 8.2% यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, 8.2% है जो वो देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 23 में कितनी थी, फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 7% थी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ मतलब, जीडीपी का मतलब तो आप समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि आपकी जो टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी, उसके भीतर जो भी उत्पाद हुआ है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो सब है जो वो इसमें काउंट होता है, ठीक है, भारत की टेरिटरी के भीतर। तो ये ध्यान में रखिएगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सकल घरेलू बोल रहे हैं तो घरेलू का मतलब हो गया कि भारत की टेरिटरी के भीतर की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो कितना हुआ है, 8.2% है जो वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा ग्रोथ माना जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो डेटा है, यहाँ पे आपको याद भी रखना है कि ये डेटा है जो ये एनएसओ के द्वारा दिया गया है, ठीक है, एनएसओ के द्वारा दिया गया है। और ये डेटा आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है तो फिर महंगाई वगैरह है जो वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी। देखिए महंगाई के लिए इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम महंगाई की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो महंगाई में जीडीपी का जो है वो यूज़ नहीं करते, जीडीपी ग्रोथ रेट का इसका यूज़ नहीं करते, इस डेटा का। क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये जो डेटा है ये अपने आप में 45 से 60 दिनों के बाद आता है। कितने दिनों बाद, 45 से 60 दिनों के बाद। अब आप समझिए कि इतने दिन तक अगर वेट करेंगे तो उसके बाद ऑलरेडी जब 60 दिन बाद ये डेटा आएगा तब पता चलेगा, तब तक महंगाई और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पर जो है इसके मामले में अगर आप कहेंगे तो सीपीआई वगैरह का यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उस डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि सीपीआई वो इन्फ्लेशन कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है उसके लिए सीपीआई का यूज़ कर लेते हैं, इसका यूज़ नहीं करते। चलिए, लेकिन अब जो सवाल उठता है वो यहाँ पर ये है कि ग्रोथ रेट, अच्छा एनएसओ ने ये भी एक बात कही है, एनएसओ ने ये भी कही है कि ये जो डेटा है ना, जो दिया जा रहा है ये रियल जीडीपी पर बेस्ड है, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी। तो ये कंसेप्ट भी पता होगा आपको, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी मतलब आज के बारे में नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दो चीजें होती हैं। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊं तो आप यहां पर समझिए कि 45 to 60 डेज, ठीक है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अंतर है, मतलब आज अगर मैं बोलूं तो ये पेन है, जो इस पेन की कीमत है मान लीजिए कि 10 रुपए का पेन है, ठीक है, और आपने मान लीजिए कि 10 पेन खरीदे, ठीक है, 10 पेन खरीदे और 10 रुपए का ही ये पेन है, तो आप कह सकते हैं कि ये 100 रुपए हुआ, ठीक है, 100 रुपए हुआ, ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी अगर ये आज के डेट में। और रियल जीडीपी का मतलब हुआ, यहाँ पर रियल जीडीपी का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हम बेस ईयर से अगर ट्रैक करेंगे 2000, मान लीजिए कि 11-12 से देखेंगे, 2011-12 से अगर हम काउंट करेंगे तो 2011-12 के कंपैरिजन में उस वक्त मान लो ये 8 रुपए का पेन था और तब आपने 10 खरीदे तो कितना आया, 80 रुपए आया। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो आपको समझ में आ जाएगी, है ना, आपको ये समझ में आ जाएगी कि 20% का है जो ये इतनी महंगाई है जो वो यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है, इतना रुपया है जो वो महंगा हो गया ये वाला पेन अगर तब से कंपैरिजन में बात करें। तो रियल जीडीपी को हम किसी एक बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल जीडीपी को हम जो है वो आज के करंट रेट पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, ठीक है। चलिए, तो एनएसओ ने कहा ये जो डेटा है ये रियल जीडीपी पर बेस्ड है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलिए, इसके अलावा जो आपको सवाल उठ रहा होगा मन में, या नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए, कि ये जो इतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ठीक है, ये जो जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा हुआ है वो उसका रीज़न क्या है ना, रीज़न क्या है। तो अगर मैं आपको रीज़न के बारे में बात करूं कि इसका कारण क्या है या रीज़न क्या है या कारण क्या है, ठीक है, कारण, तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो ये बताइए जीडीपी को आप कैलकुलेट करेंगे कैसे। जीडीपी की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जीवीए के साथ हम टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे,
है ना, यही तो तरीका होगा कि सब्सिडी को आप माइनस कर देंगे, टैक्स को आप ऐड कर देंगे। तो अगर हम इस जीवीए की बात करें तो इस जीवीए में क्या होता है, इस जीवीए में बेसिकली क्या है कि जो भी सेक्टर्स हैं अलग अलग, उन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन इसमें आएगा, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि सर इसमें हम नेट कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, नेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो जो कंट्रीब्यूशन है अलग अलग सेक्टर्स का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सब इसमें होता है। अलाइड सेक्टर का क्या क्या किसका कंट्रीब्यूशन है वो सब इसमें काउंट होता है। तो उस अगर हम कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो एक सेक्टर है जो अचानक से बहुत तेजी से उभर के आया है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, 9.9%, 9.9% ग्रोथ है जो वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, 9.9% ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो भी कब, फाइनेंशियल ईयर 24 में। अगर आप 23 की बात करेंगे तो ये माइनस में था, माइनस में 2.2% था, ठीक है, माइनस में 2.2% था जो फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करेंगे तो, जो कि अभी 9.9% हो गया है, ठीक है। जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल है, मेक इन इंडिया है, स्किल डेवलपमेंट है, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एकदम से जो ग्रोथ होना है उसकी वजह से यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ है जो वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मगर अगर कोई कहे कि क्यों बढ़ गया है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग। अब आप अगर इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ सर्ज टू 8.2%, तो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% ऊपर आ गया है। क्यों? ऑन मैन्युफैक्चरिंग गेन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया ये डेटा किसका, एनएसओ का, ये भी ध्यान में रखिएगा, एनएसओ का है और उसने प्रोजेक्ट किया है कि ये रियल जीडीपी ग्रोथ पर आधारित डेटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि टर्किश इन्फ्लेशन एक्सीड 75% बट पीक ऑफ क्राइसिस इन साइट। समझिए इसको, टर्की जैसे देश में क्या हुआ है, टर्की जैसे देश में जो महंगाई है वो 75% तक हो गई है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है जो वो 75% तक पहुंच गई है, ठीक है, टर्की में। अगर आप टर्की की बात करेंगे तो यहां पर जो मुद्रास्फीति है वो कितनी पहुंच गई है, 75% पहुंच गई है। भारत की क्या स्थिति रहती है बताइए, भारत की स्थिति बताएगा कोई? भारत की जो स्थिति रहती है आपको पता है 4 से 6% है, 6% के ऊपर गया तो यहां पर इश्यूज हो जाते हैं। और यहां सोचिए 75% हो गई है। 75% मुद्रास्फीति होने का मतलब अपने आप में क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं उनके आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अपने आप में क्या है, क्राइसिस में आ चुका है, ठीक है। क्राइसिस, किस चीज़ की क्राइसिस है वहाँ पर? जीने की क्राइसिस हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत महंगाई हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो वो खतरे में आ गई है। भारत में तो 4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखा जाता है, ठीक है, वहाँ 75 पहुँच गया है। ये आप समझ रहे हैं। तो मतलब मेन प्रॉब्लम किसके साथ आई होगी? मेन प्रॉब्लम आ गई होगी आम जनता के साथ, ठीक है, आम जनता के साथ, आम जनता के साथ ये मेन प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये कब से देख रहे हैं? तो देखिए कोरोना आया, ठीक है, कोरोना आया तो उसके बाद से एक चीज़ देखी गई कि भाई सप्लाई चेन है जो वो डिसरप्टेड हुई, सप्लाई चेन है जो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली। कारण अगर पूछेंगे आप तो कोरोना के बाद सर आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है, सप्लाई चेन है जो उसमें प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज अगर आप कहेंगे कि सर मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा जो है उठापटक चल रही है, वॉर का सिलसिला चल रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है जो वो देखने को मिल रही हैं। सारी चीज़ें समय पर वहाँ पर मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है जो वो हो सकती है, ठीक है। कोरोना के बाद वहाँ पर क्या है कि एक स्थिरता नहीं देखने को मिली, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये तो कॉमन चीज़ हो गई, लेकिन अगर हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, इसके अगर हम अंदर जाएंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ की करेंसी का नाम बताएगा कोई? टर्की की करेंसी लीरा है, ठीक है, लीरा। और लीरा की अगर हम बात करें कि ये कैसे इतना बड़ा हो गया, तो देखिए होता क्या है, अगर मैं एक चीज़ इतना ज़्यादा मतलब लीरा इतना महंगा क्यों हो रहा है, तो आप ये समझिए कि डॉलर के कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, डॉलर के कंपैरिजन में, डॉलर के से अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर हम रुपए की भी बात करें, नो डाउट डॉलर के कंपैरिजन में रुपया भी रुपए की वैल्यू है जो वो भी कम हो जाती है, लूज कर जाती है। तो डॉलर के कंपैरिजन में लीरा है जो वो लूज कर गया है, ठीक है, कम हो गया है काफी ज्यादा, ठीक है, काफी कम हो गया है। क्यों हुआ है देख लीजिए,
कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि $1 में 70 रुपए हैं और फिर कुछ दिन बाद मैं बोलूं कि $1 में 80 रुपए हैं, ठीक है, तो मतलब आप $1 दे करके भारत में पहले जो 70 रुपए का सामान खरीद पाते थे, अब $1 आपने दिया और आपको जो सामान दिया गया वो आपको कितना दिया गया, 70 रुपए का दिया गया। वहीं अब आपने एक ही डॉलर यहाँ पर एक ही गया है और सामान आपको 80 रुपए का मिल गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कमजोर हो गया ना हमारा रुपया। तो वैसे ही यहाँ की अगर बात करें तो लीरा है जो वो भी कमजोर हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये कि भाई यहाँ पर डॉलर के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं तो डोमेस्टिक करेंसी है जो उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि इन्फ्लेशन है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन या आप महंगाई कहें तो वो काफ़ी ऊपर चली गई। इसका अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो पिछले साल, ठीक है, पिछले साल की अगर बात करते हैं तो पिछले एक साल में 40%, कितना, 40% लूज किया है इसने, ठीक है, 40% अपनी वैल्यू है जो उसको लूज किया है, ठीक है, 40% वैल्यू लूज की गई है इसकी। और अगर 5 साल की बात करें, पिछले 1 साल या पिछले 5 साल, ठीक है, पिछले अगर 5 साल की बात करें तो डेटा कहता है कि 83% वैल्यू को कम किया गया है, कम हुई है, ठीक है, 83% वैल्यू कम हुई है, ठीक है। अब आप समझिए, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है भारत के हिसाब से, आप सोचिए इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, सर कैसे कंट्रोल करेंगे बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि महंगाई सिंपल शब्दों में कह दें, ठीक है, महंगाई या इन्फ्लेशन ये मान लीजिए कि ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर मनी सप्लाई को कम कर दो, है ना, मार्केट से मनी सप्लाई को कम कर दो, आप यही तो कहेंगे इसके, मनी सप्लाई है जो मनी सप्लाई को कम कर लो, ये आप कहेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई कम करने का मतलब अगर भारत के सेंस में कहेंगे तो मनी सप्लाई कम कर दो, मतलब कि आप कह सकते हो कि आरबीआई है जो वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम करने के लिए अपने जो रेट्स हैं उनको, मॉनेटरी रेट्स हैं जो उनको बढ़ा देगा। आरबीआई के जो रेट्स हैं, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रेट्स हैं जो उनको बढ़ा देगा। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आरबीआई के जो टूल्स हैं, है ना, टूल्स हैं मार्केट से पैसा खींचने का जो टूल है या पैसे को फ्लो करने के टूल्स क्या हैं, आप कह सकते हैं कि सर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर या एसएलआर, ये हैं जो इनको बढ़ा देगा, है ना भाई। अगर मान लीजिए कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, मतलब ये वो रेट है, रेपो रेट ये कौन सा रेट है, ये वो रेट होता है जिसमें बैंक है जो बैंक आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से पैसे मांगता है कि पैसे दीजिए। आरबीआई है जो वो उसको जब वो चुकाने होते हैं तो वो कुछ इंटरेस्ट उसको देना होता है। तो अगर आरबीआई इस रेट को, रेपो रेट की अगर हम बात करें, इस रेट को मान लो वो बढ़ा देता है ना, आज वो 6% पे है, मान लो कल 10% कर दिया, तो मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास क्या होगा, एक लोड हो जाएगा कि अब मुझे ज़्यादा पैसा उनको देना है, ठीक है। या दूसरे तरीके से अगर देखें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैंक के पास क्या स्थिति हो जाएगी, बैंक के पास अब ये स्थिति हो जाएगी कि भाई मेरे पास मुझे महंगे पे मिला है, मुझे 10% में मिला है, तो आगे जो आप लोगों को देंगे, लोगों को जो लोन देंगे वो भी आप महंगे पे ही देंगे। तो जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग जाएंगे ही नहीं, है ना, लोग जाएंगे ही नहीं, यहाँ पर लोग बैंक से कम लोन लेंगे। तो एक तरह से मार्केट में आपने क्या किया, फ्लो को जाने से रोक दिया, है ना, मार्केट में जो फ्लो था उसको आपने रोक दिया, ठीक है। तो मनी सप्लाई को आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, समझ में आया। फिर से सुनिए, बैंक आरबीआई से जब लोन लेता है, पैसे लेता है, तो उसको कुछ इंटरेस्ट चुकाना होता है। अब वो इंटरेस्ट आरबीआई महंगे में अगर देगा तो बैंक भी आगे महंगे पर देगा, सिंपल सी बात है ना। बैंक अगर महंगे पर देगा तो आप जाओगे, पूछोगे यार बाइक खरीदनी है, बताओ लोन कितने, क्या इंटरेस्ट चल रहा है, आपको पता चलेगा अच्छा 10% चल रहा है, आप कहोगे कि नहीं अभी नहीं, कुछ दिन बाद ले लेंगे, अभी दिक्कत चल रही है, मार्केट जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है। मनी सप्लाई कंट्रोल, ठीक। वैसे ही रिवर्स रेपो की बात करें, रिवर्स रेपो में उल्टा होता है कि आरबीआई बैंक से पैसा लेता है यहाँ पर, ठीक है, बैंक से पैसा लेता है। अब बैंक से उसने पैसा लिया, अब एक तो पहले तो ये है कि बैंक क्यों देगा इसको, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से देता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये और देखिए सिक्योर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह से आरबीआई इसको पैसा लेता है, ठीक है। अब आरबीआई जो बैंक से पैसा ले रहा है वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसने वो भी बढ़ा दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए वो बढ़ा दिया तो फिर क्या है, और ज़्यादा लिक्विडेटिव हो गया,
है ना। बैंक के लिए तो और अच्छा है कि हाँ हाँ ठीक है इनको दे देते हैं, तो सारा पैसा क्या है वो आरबीआई अपने पास खींच लेगा। तो आरबीआई जब मार्केट से पैसा खींच रहे, वही तो एम है इस वक्त कि आरबीआई को मार्केट से पैसा खींचना है, तो इसको इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके आरबीआई मार्केट से पैसा खींच लेगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो में भी फायदा हो रहा है ना, मार्केट से पैसा खींच रहा है ना। अल्टीमेटली हम क्या बता रहे हैं आपको, मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। तो आपको दो चीजें समझ में आई कि हाँ सर आरबीआई ने पैसा खींच लिया। ठीक है, तीसरी चीज के बारे में बात करूं अगर मैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें मान लीजिए कि अगर हम अभी की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो 4.50% है। ठीक है, और ये एक ऐसा रेशियो है जिसमें आप कह सकते हैं कि यहां पर आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कितना कैश आप आरबीआई के पास रखेंगे। ठीक है, आरबीआई के पास कुछ पैसा बैंकों को कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है, तो वो कितना रखेंगे वो अभी 4.50 है। अब मान लो इसको बढ़ा करके 10% कर दे वो, तो वो जो पैसा बैंक के पास रखा हुआ था वो बैंक के पास काय के लिए रखा हुआ है? आगे फ्लो करने के लिए, मार्केट में देने के लिए। अब उसने क्या किया, 4.50 से सीधे 10% कर दिया। अब आरबीआई ने कहा कि अब ये 10% आपको कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होगा। तो एक तरह से बैंक के हाथ से तो पैसा चला गया। अब जब बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो देगा क्या आगे? ठीक, उसी तरीके से एसएलआर क्या होता है? एसएलआर वो अमाउंट होता है जो आरबीआई ये डिसाइड करता है कि आपको कितना पैसा लिक्विड की फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में अपने पास रखना। लिक्विड का मतलब क्या हुआ बेटा? कैश की फॉर्म में, ठीक है, गोल्ड की फॉर्म में। ठीक है, ये सब जो कैश, गोल्ड, अदर लायबिलिटीज जो भी होती है इनकी फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा अपने पास, यानी कि होल्ड करके अपने पास रखना होगा। मान लो कभी सारे बैंक के जितने कस्टमर हैं सब एक साथ आ जाएं कि हमारा पैसा हमें वापस करो, तो कहां से दोगे? तो यहीं से तो दोगे। ठीक है, तो ये कुछ रिजर्व पैसा है जो वो रखना होता है। तो एक तरह से क्या कर रहा है, तो अगर उसने कह दिया कि आपको इतना पैसा अपने पास रिजर्व करके रखना है, तो एक तरह से उन्होंने, आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा कि आप ये पैसा होल्ड कर लो। तो अब पैसा अगर होल्ड हो गया तो मार्केट में जा ही नहीं पाएगा। मार्केट में नहीं गया, इसका मतलब हुआ मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो ये करना होता है। इस सब को क्या कहते हैं? इस सब को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब संकुचित मौद्रिक नीति। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि संकुचित मौद्रिक नीति। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल यहां पर करना होता है। लेकिन जो 2021 में जो देखा गया वो ये था कि जो टर्की के प्रेसिडेंट थे, है ना, टर्की के प्रेसिडेंट मतलब रसेप तैयब एर्दोगन, तो जो एर्दोगन है जो 2021 में, जब मैंने अभी आपको समझाया कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, आपको मनी सप्लाई को खींचना है, मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करना है। इन्होंने क्या किया? मनी सप्लाई और बढ़ा दी उल्टा। ठीक है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उस वक्त क्या है, मनी सप्लाई को उल्टा बढ़ा दिया, तो लोगों के जेब में पैसा आ गया। अब प्रोडक्शन उतना है नहीं, ठीक है, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया, और प्रोडक्शन उतना है नहीं। आपको पता है प्रोडक्शन है नहीं, लोगों की जेब में पैसा भरा पड़ा है, सबकी डिमांड काफी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन नहीं है, तो यानी कि सप्लाई बहुत कम है, तो महंगाई क्या होगी? आसमान छुएगी, है ना। आप जाओ, महंगाई आसमान छुएगी। आप फिर से समझो इसको, आप गए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में गए, आपने कहा कि आज पनीर खाएंगे। अब पनीर है जो, उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर, और बहुत सारे लोग जो खड़े हैं उनके सबके पास उतना पैसा है, लेकिन पनीर है कम, तब पनीर वाला क्या करेगा? कहेगा ये जो 100 रुपये का था ये मैं 1000 में दूंगा। तो उनमें से जिनके पास है पैसा वो कहेंगे, जेब चेक करोगे आप जाके, हाँ मेरे पास तो है 1000। तो जब आपके पास है 1000 तो आप खरीद सकते हो, उसमें क्या है ना। लेकिन जब आप उसके पास पनीर एक ही पीस है, अब लेने वाले यहाँ पर 4 खड़े हैं, और वो देखेगा कि 1000 में भी चारों के चारों रेडी हैं, तो वो कहेगा कि अच्छा और फायदा लेते हैं, एक काम करते हैं इसको 2000 कर देते हैं। अब क्या होगा? सिर्फ एक ही आदमी होगा जो इसको ले पाएगा, तो यानी कि महंगाई तो ऊपर चली गई ना, है ना, महंगा हो गई, सामान महंगा हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दूसरा काम इन्होंने और क्या किया कि जो मिनिमम वेज था इनके यहाँ पर, ठीक है, दूसरी चीज़ एक क्या की, एक तो आपको ये समझ में आया मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, और दूसरी चीज़ जो इन्होंने की वो था कि जो मिनिमम वेज था, मिनिमम वेज वो डबल कर दिया। ठीक है, डबल कर दिया। अल्टीमेटली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ा दिया, जबकि मनी सप्लाई को कम करना था इस वक्त। तो अब क्यों किया ये, क्या किया ये, तो क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, अब वो तो खैर वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। ठीक है, हालांकि ये
टर्की है। 1994 में अगर आप देखेंगे तो ये मतलब यहाँ पर 90s में भी जा चुका है एक बार, अभी तो 74 ही है। हालांकि अभी ये आ रहा है कि ये कम हो जाएगा, है ना, लेकिन कम होगा वो भी अपने आप में, मतलब कब कम होगा और कैसे कम होगा ये एक चैलेंज रहेगा इनके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है वो देखिए, आरबीआई एब्जॉर्ब्स वाया वीआरआरआर ऑक्शन सरप्लस 44,430 करोड़। क्या है भाई इसका मतलब? यहाँ पर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई ने 44,430 करोड़ रुपया है जो वो एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब मार्केट से। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाया, इसी का एक सिक्वल मान लीजिए, बस ये भारत के रेफरेंस में है। अभी मैंने आपको रिवर्स रेपो समझाया, अब रिवर्स रेपो को ही आप समझ लीजिए वापस से। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आरबीआई ने, तो ये तो बहुत अच्छी खबर हुई एक तरह से कि आरबीआई ने क्या किया, 44,430 करोड़ रुपया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब है अपने पास खींच लिया, ठीक है, मार्केट से खींच लिया, मतलब मनी सप्लाई को कम कर दिया, मार्केट से मनी सप्लाई को कम कर दिया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए ये एक नए शब्द की बात बता रहे हैं, VRRR, ठीक है। VRRR है क्या चीज, ये देख लो आप। यहाँ पर V का मतलब है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेपो रेट होगा रिवर्स। अगर मैं अभी नॉर्मल की बात करूं, फिक्स की बात करूं, तो अभी रेपो रेट क्या है, रेपो रेट इस बार 8वीं बार भी नहीं बढ़ाया गया है और वो है 7.50, ठीक है। रेपो रेट है 6.50, ठीक है, रेपो रेट है 6.50। और रिवर्स रेपो की बात करें तो रिवर्स रेपो की अगर बात करेंगे तो ये है इस वक्त 3.35%। और CRR की बात करें तो ये 4.50। और SLR की बात करें तो ये है इस वक्त 18%, ठीक है, 18%। तो इस वक्त की कंडीशन अभी ये है। अब ये जो यहां पर रिवर्स रेपो की बात हो रही है वो क्या हो रही है, अभी जस्ट हमने इसी बारे में बात की, यहां पर इसको वेरिएबल करने की बात हो रही है। ये तो मैंने आपको फिक्स बता दिया कितना है, लेकिन अगर इसको वेरिएबल कर दिया जाए, वेरिएबल करने का मतलब है कि समझिए इस चीज को, कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि रिवर्स रेपो ये कौन सा क्या रेट होता है, यहां पर आरबीआई है जो वो बैंक से पैसे लेता है, ठीक है। अब वो बैंक से पैसे लेता है और उसको ऑफर करता है कि हम इतने इंटरेस्ट पर आपसे पैसा ले लेंगे। तो ये अब ये कर रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल बना देंगे। मतलब हम बैंक से कहेंगे कि कौन हमें कम रेट पर दे सकता है, तो उसके लिए बिडिंग करेंगे, वेरिएबल बना देंगे। मतलब 3.35 फिक्स नहीं करेंगे। मान लो कि कोई बैंक आई, वो रेडी है कि हम आपको कम पे ही दे देंगे, मान लो वो 3 पे ही रेडी है ना। कोई है जो वो कह देगा कि नहीं हम तो 4 से ज़्यादा पे कम पे नहीं देंगे, तो जो कह देगा कम पे दे देंगे उससे हम ले लेंगे लोन, ठीक है, तो उससे हम पैसा लेंगे। तो यहाँ पर इसको और ज़्यादा लुक्रेटिव बनाने के लिए, और ज़्यादा इसको आकर्षित बनाने के लिए वेरिएबल करने की बात कही जा रही है। क्या, वेरिएबल करने की बात कही जा रही है, समझ गए? मतलब इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको वेरिएबल कर देंगे, समझ गए? चलिए, छोटी सी न्यूज़ थी लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक शब्द यहां पर है, प्री में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक और नया शब्द जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है, प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व क्या चीज है? तो प्रेस्टन कर्व, अब देखिए इस तरह की चीजें क्या है, सीधे सीधे तौर पर प्री में पूछ ली जाती हैं। प्रेस्टन कर्व क्या चीज है? तो देखिए, प्रेस्टन कर्व एक रिश्ता है, किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है। ये किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है? प्रेस्टन कर्व, ठीक है, प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व की बात करें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम है ना, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, ये जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, या आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे होगी, है ना। सिंपल आप कहते हैं कि आर्थिक ग्रोथ जैसे जैसे होगी,
इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ेगी, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हुआ, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए मैंने कहा कि पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे व्यक्ति की बढ़ेगी वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो पहले तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से क्या होगा, आप सोचो, आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए। अब जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे तो सबसे मेन चीज क्या होगी कि सबके पास पैसे आ रहे हैं, तो एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि सर देश है जो वो समृद्ध हो रहा है ना, देश समृद्ध हो रहा है। और देश अगर समृद्ध हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि साफ पानी की व्यवस्था हो रही है ना, साफ पानी मिल पा रहा है, बिजली मिल पा रही है, बिजली मिल पा रही है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल पा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं, ठीक है, शिक्षा मिल पा रही है, सोशल सिक्योरिटी है लोगों के पास। तो ये सब चीज़ें जब बढ़ेंगी और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका हैप्पीनेस भी जुड़ी हुई है, खुशी जुड़ी हुई है, तो उसके साथ स्ट्रेस लेवल का मैनेजमेंट होगा और फिर उसके बाद इससे क्या होगा कि जीवन प्रत्याशा है जो वो बढ़ेगी। साथ साथ क्या है, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, है ना, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, ठीक है, ये यहां पर कहा जा रहा है, समझ गए। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इस जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। अब आप समझिए कि अगर मैं एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाऊं कि 1947 में, ठीक है, 1947 में अगर भारत का एग्जाम्पल लें, जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त की कंडीशन क्या थी, उस वक्त की अगर हम कंडीशन बताएं तो उस वक्त 9,000 रुपये पर ईयर पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी, 9,000 रुपये पर ईयर, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ₹9,000 पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी। और उस वक्त अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 साल, क्योंकि आप जानते हैं उस समय शिशु मृत्यु दर, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते ही मर जाते थे, बच्चे पैदा बहुत सारे हुए और 10 बच्चे हुए तो 10 में से 2 ही आगे जिंदा रह पाए, बाकी सब पहले ही मर गए, ठीक है। तो एवरेज जब उसका निकाला गया तो 32 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती थी। और फिर उसके बाद जब 2011 का सेंसस हुआ, है ना, जब आपका सेंसस हुआ 2011 का, तो इसका डेटा क्या कहता है कि इस वक्त की बात अगर आप देखेंगे तो 55,000 कितना हो गया, पर कैपिटा इनकम कितना हो गया, 55,000 पर ईयर, ठीक है, 55,000 पर कैपिटा इनकम हो गया। और जब इतना पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो वो कितनी बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर हो गई उस वक्त, ठीक है, 66 ईयर्स। और क्योंकि ये तो 2011 की बात हो रही है तो अभी तो 2024 चल रहा है, हालांकि सेंसस हुआ नहीं फिर उसके बाद, लेकिन 2024 अगर चल रहा है तो अभी माना जा रहा है कि 70 के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच चुकी है, ठीक है, 70 के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच चुकी है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हम अमीर होते जाएंगे और हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी, फिर तो कभी अंत ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस ग्राफ को मैं आपके लिए बना दूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ग्राफ है जो वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख दें और यहाँ पर कैपिटा इनकम लिख दें तो ये ग्राफ है जो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि देखिए एक लिमिट पर तो बढ़ रही है, यहाँ पर तो क्या है कि आप पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रही है, लेकिन एक समय आएगा जिसके बाद क्या है, स्टेगनेंट हो जाएगी, है ना, एक, क्योंकि हम इंसान है ना, मरेंगे तो है ही, अमर थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्री में जो पूछा जाएगा वो सीधे सीधे पूछा जाएगा कि लाइफ ये किसके के प्रेस्टन कर्व है जो वो किसके बीच का रिश्ता बताता है, तो ध्यान में रखिएगा, पर कैपिटा इनकम के साथ ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिश्ता बताता है। और ये कहता है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा है जो वो भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर, इसलिए इस न्यूज़ को लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मतलब ऐसा डेटा मिलता नहीं है, और जब मतलब हर साल में आपको जो याद करने वाला डेटा होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम रहती है कि सर डेटा नहीं याद होता, तो कुछ डेटा होते हैं जो आपको याद रखने ही होते हैं, उनमें से एक डेटा ये वाला है, ठीक है, जो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए समझिए इसको,
अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें है क्या, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर खबर क्या है, इंडिया मस्ट स्पेंड अप टू $385 बिलियन फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी गोल। भारत का रिन्यूएबल एनर्जी का जो गोल है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है, उसमें हम उसको पाने के लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर हमें उस गोल को टाइम के भीतर भीतर पाना है तो उसके लिए कह रहे हैं कि हमें $385 बिलियन है जो उतना इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये कौन कह रहे हैं और क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यहाँ पर होता है नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब हरित ऊर्जा के बारे में आप बात कर रहे हैं, या सौर ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा, ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होंगी। ठीक है, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल वाली हैं जो, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब नॉन जीवाश्म ईंधन वाली। ठीक है, अब समझिए कि क्या कह रहे हैं ये मूडीज रेटिंग एजेंसी का नाम आपने सुना होगा, मूडीज रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, इस मूडीज रेटिंग एजेंसी, इनकी ये जो डेटा है ये इनके द्वारा जारी किया गया है और ये कह रहे हैं कि भारत है जो वो काफी अच्छा कर रहा है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा कर रहा है। और भारत रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छा कर रहा है, और अगर उसको अपना गोल पाना है, ठीक है, गोल पाना है, तो उसको 385 ना, कितना था, हाँ 385 बिलियन है जो वो स्पेंड करना होगा, खर्च करना होगा। ठीक है, अपने गोल को पाने के लिए। अब आपको जो याद रखना है, जिस डेटा की वजह से मैं बता रहा हूं, वो क्या है, वो है आपका टारगेट। तो भाई टारगेट है क्या, पहले ये बताओ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के गोल या लक्ष्य की बात करेंगे, गोल या एम की बात करेंगे, तो 2030 तक हमें 500 गीगावाट का टारगेट है जो वो पूरा करना होगा। 500 गीगावाट 2030 तक, मतलब अभी 2024 चल रहा है तो 6 साल हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत है जो वो अपना 500 में से 200 गीगावाट का टारगेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 300 गीगावाट है जो वो टारगेट बचा हुआ है, ये बचा है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि सालाना भारत है जो उसको 50 गीगावाट भी अगर बनाएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि 6 साल अभी बचे हैं। ठीक है, 50 गीगावाट अगर उत्पादन किया बिजली का, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो बन जाएगा। ठीक है, टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने। एक, टोटल टारगेट कितना है, कितना हम पूरा कर चुके हैं, और कितना अभी बचा है, और कितना हम सालाना अगर करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये अभी अप्रैल 24 का, अप्रैल का डेटा है। ठीक है, अप्रैल के हिसाब से दिया गया है डेटा। ठीक है, अप्रैल 24 का डेटा है ये वाला जो है ना, 200 गीगावाट हमने पूरा कर लिया, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी अगर आप टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे, भारत की टोटल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे कि भाई जितनी टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी का ये कितना परसेंट है, 45%। ठीक है, टोटल कैपेसिटी का 45%। टोटल कैपेसिटी मतलब क्षमता 45%। तो ये डेटा भी याद रखिएगा, ये टोटल कैपेसिटी का 45% है। प्लस इसके अलावा जो जिसमें से अगर आप कहेंगे कि सर सोलर एनर्जी वाला बता दें, तो सोलर एनर्जी से जो बनाया गया है वो कितना है, 82.63 गीगावाट। 82.63 गीगावाट है जो, इतना है जो वो सौर ऊर्जा से उत्पादन किया गया है। और इसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, सौर ऊर्जा के बारे में कौन कह रहा है, एक डेटा बता रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है जो वो डेटा जारी करता है, वो एक एक्सपेक्टेड डेटा जारी करता है, और वो एक एस्टिमेट जो है वो बताता है, एस्टिमेट बताता है कि भारत के पास जो क्षमता है, भारत के पास कितनी क्षमता है सोलर पोटेंशियल की। अगर हम सौर क्षमता की बात करें, भारत की सौर क्षमता की बात करें, तो कितनी है, भारत की सौर क्षमता है 748 गीगावाट। 748 गीगावाट
आवर। ठीक है, ये है जो ये सौर क्षमता NISE का एस्टिमेट है जो वो बताता है। ठीक है, इसके अलावा एक और डेटा आप याद रखिए कि ग्लोबली वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर भारत चौथे स्थान पर आपको मिलेगा, 4th पोजीशन पे मिलेगा ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के हिसाब से। ओवरऑल अगर रिन्यूएबल एनर्जी हम वैश्विक स्तर पर देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको जितनी भी बना रहा है जो हर देश, तो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से, ठीक है, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत का स्थान क्या है यहां पर, वैश्विक स्तर पर बोल रहा हूं मैं, वैश्विक स्तर पर 4th नंबर पर भारत आता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखें। ठीक है, और अभी आप जानते ही हैं कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद भी इवन पीएम ने ये बात कही है कि हम ग्रीन एनर्जी को पुश करेंगे। ठीक है, ग्रीन एनर्जी को पुश करने की बात प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के बाद कही भी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि ये गोल मतलब बिल्कुल टारगेटेड है। ठीक है, गोल ग्रीन एनर्जी को पुश करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले में देखते हैं और साइंस टेक की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। साइंस टेक की जो एक न्यूज़ है, ये एक फैक्ट है जो पूछा जा सकता है, क्या है कि स्कल ट्रांसपेरेंट स्कल इम्प्लांट इनेबल्स एडवांस्ड ब्रेन इमेजिंग। देखिए, आपके सर पे चोट लगी, ठीक है, चोट लगी और चोट लगने के बाद क्या हुआ कि आप डॉक्टर के आ गए, डॉक्टर ने ये फिर डिसाइड किया कि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज करना पड़ेगा, जिस हिस्से में चोट लगी थी उसका ये हिस्सा है जो वो चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि साइंस टेक, ठीक है, साइंस, ठीक है, साइंस टेक के बारे में जो न्यूज़ है क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका सर है और सर के मान लीजिए कि इस हिस्से पे चोट लगी थी, ठीक है, और इस हिस्से में फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा और वरना वो ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब हम चेंज करने की बात करते हैं तो पहले तो ये एक बड़ी न्यूज़ है कि अभी तक आपने हमेशा देखा होगा कि आर्टिफिशियल चीज़ें आपके हाथ में लग जाएगी, पैर पे लग जाएगी, सब जगह लगे, लेकिन ब्रेन में नहीं लगता था कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको चेंज करने की टेक्निक है जो वो आ चुकी है। ठीक है, इसको चेंज करना किया जा सकता है। दूसरा जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको क्या कहेंगे, आप स्लिप हुए, गिरे, चोट लगी, अब इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करेंगे मतलब यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल लगाएंगे, आर्टिफिशियल। और अगर हम आर्टिफिशियल लगाने की बात कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिफिशियल चीज को क्या, हाथ अगर आप नकली लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक बोलते हैं ना, एक शब्द प्रोस्थेटिक। ठीक है, प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक हैंड, ये सब आता है ना, तो वहां पर तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाया जाएगा 3D प्रिंटर की मदद से। 3D प्रिंटर जानते ही आप, 3D प्रिंटर की मदद से, मतलब सांचा है उसमें जो अभी क्वार्ट्ज है या जिस भी चीज़ का मेटल है उसको डाल करके उसको फिर उस सांचे में ढाल करके उसी शेप में ढाला जाएगा और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक विंडो बनाने की बात हो रही है। तो इस टॉपिक को आप ब्रेन विंडो भी इस नाम से ही आएगा अगर आएगा क्वेश्चन में तो, ठीक है, ब्रेन विंडो। ठीक है, ब्रेन विंडो, ठीक है, ब्रेन विंडो के नाम से पूछा जा सकता है। तो ब्रेन विंडो क्या हो सकता है कि देखिए यहां पर क्या करेंगे कि इस पोर्शन को हटाया और आर्टिफिशियली फिट कर दिया, है ना, ये आप यंत्र देख ही रहे हैं, ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट सा इस तरह का यहां पर लगा दिया जाएगा, तो ब्रेन विंडो इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बाद में चेक करने के लिए, जैसे आपको पता है कि MRI कराते हैं, ठीक है, CT स्कैन कराते हैं डॉक्टर्स, ब्रेन वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है तो यही सब तो होता है, CT स्कैन, MRI। अब क्या होगा अगर ये लगा है तो उसके लिए कह रहे हैं कि सिंपल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि ब्रेन के इस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है या क्या गतिविधि हो रही है। ठीक है, आसानी से सिर्फ सिंपल अल्ट्रासाउंड से ये बात पता चल जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद में रखिएगा, ब्रेन विंडो को लेकर के प्रोस्थेटिक एक्स्ट्रा ये अलग से ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रांसफर स्कल इम्प्लांट, ठीक है, स्कल इम्प्लांट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, एडवांस ब्रेन इमेजिंग। अभी बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये टेक्निक है जो वो आ चुकी है कि जिसको हम ब्रेन विंडो के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इतना। अगली न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ICMR seeks to provide the oral formulation of hydroxyurea to treat the sickle cell disease. सिकल सेल डिसीज, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, है ना, स्पेशली बच्चों में, छोटे बच्चों में, महिलाओं में
ये होने वाली बीमारी है और ये अपने आप में कैसी आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिसीज। ठीक है, सिकल सेल बीमारी है, जो सिकल सेल बीमारी के बारे में बात करें तो अगर ये बच्चों में हो जाती है, ठीक है, आईसीएमआर क्या कह रहा है कि आईसीएमआर कह रहा है कि अगर ये बच्चों में हो जाती है, बच्चों में, तो हम क्या मतलब अगर ये होती है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन, जो डोज उनको चाहिए, बच्चों को जो डोज चाहिए, डोज, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, बच्चों के लिए जो डोज चाहिए मेडिकेशन की वो मौजूद नहीं है। अभी क्या मौजूद है हमारे पास? मौजूद नहीं है। अभी क्या है कि जब भी सिकल सेल एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है, सिकल सेल एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है तो हम हाइड्रोक्सी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये नाम आप याद रखिएगा, हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एक और शब्द अगर आपके पास आ जाए, हाइड्रोक्सी कार्बामाइड, तो एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोक्सी कार्बामाइड। ठीक है, हाइड्रोक्सी कार्बामाइड, दोनों ही नामों से ये आ सकता है। ठीक है, कार्बामाइड, हाइड्रोक्सी कार्बामाइड या हाइड्रोक्सी यूरिया, तो फेमस है हाइड्रोक्सी यूरिया। हम अभी हाइड्रोक्सी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि अगर इसको बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक कंट्रोल्ड डोज है जो उसकी ज़रूरत है। तो आईसीएमआर ने यहाँ पर यह कहा है कि इसकी कंट्रोल्ड डोज, ठीक है, कंट्रोल्ड डोज की ज़रूरत है। तो आईसीएमआर ने, आप ये देख पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ओरल फॉर्मुलेशन देंगे। मतलब ओरल फॉर्मुलेशन है ना, आप जैसे पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं, ओपीवी आपने सुना होगा, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, है ना, तो वैसे ही ओरल हाइड्रोक्सी यूरिया की डोज देंगे ताकि बच्चों के लिए है जो वो लिमिटेड डोज है जो वो बनाई जा सके। ठीक है, तो उसके लिए आईसीएमआर ने कहा है कि हम ये देंगे। ठीक, तो ये तो न्यूज़ रही। दूसरी चीज आपको क्या समझना है यहाँ पर, एक तो ये याद रखिएगा हाइड्रोक्सी यूरिया याद रखिएगा, इसकी लिमिटेड डोज के बारे में बात कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया के लिमिटेड डोज की बात कर रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और इसका सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं, ओरल दवा है जो वो बनाए, ओरली उनको पिलाया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ओरल फॉर्मुलेशन है जो इसका दिया जाएगा ताकि सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट हो सके। समझ गए? दूसरी चीज यहां पर क्या है, एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में कि ये होता क्या है। तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया अगर मैं आपको बताऊं तो सिकल सेल एनीमिया अपने आप में क्या, एक आनुवांशिक बीमारी है। क्या है? आनुवांशिक बीमारी, यानी हेरिडिटरी डिसीज है। ठीक है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जो आपका आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी की अगर हम बात करें, आरबीसी मतलब ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें विसंगति हो जाती है। आप सिंपल अगर याद रखें तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें विसंगति होना, ब्लड के हीमोग्लोबिन में विसंगति होना, ये इसकी जो है वो मतलब इस बीमारी में ऐसा होता है। अब होता क्या है, देखिए जैसे कि आरबीसी है, अब आरबीसी है ये कैसा है, ये ऐसा है मान लो। ठीक है, और इस जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा तो वो क्या करेगा, ये जो गोल है, गोल की बजाय ये क्या है, एक सिकल का सेल, सी का शेप ले लेता है ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये कठोर और आरबीसी कठोर और चिपचिपा हो जाता है, कठोर और चिपचिपा। अब कठोर और जब ये चिपचिपा हो चुका है तो क्या होगा कि इसका मूवमेंट है, जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, मूवमेंट है जो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा। ठीक है, रोकेगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो इसकी आरबीसी में, जो हीमोग्लोबिन का काम है, जो ऑक्सीजन को, आरबीसी का काम है ना ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी
या वहन क्षमता है जो ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्षमता ये घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इससे मूवमेंट रुकेगा, ठीक है, मूवमेंट इससे रुकेगा। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, ठीक है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सर आरबीसी बन तो लगातार रही है, क्योंकि एक थैलेसीमिया होता है उसमें आरबीसी बनता नहीं है, ठीक है, वो भी आनुवांशिक बीमारी है, उसमें बनता नहीं है, इसमें बन तो लगातार रहा है, लेकिन इसमें शेप बदल जाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर इलाज की बात करेंगे तो इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करके होता है इलाज। इसका इलाज कैसा होता है? जीन थेरेपी इसका इलाज हो सकता है। आप स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, करवाना होगा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इसका इलाज होता है, ठीक है। तो ओरल डोज है जो वो बनाने की बात हो रही है यहाँ पर किसकी? हाइड्रोक्सी यूरिया की, अगर एक लाइन में इसको बताएं तो, ठीक है, क्लियर हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं जो कि पॉलिटी से संबंधित, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये वाला जो वीक रहा ये काफ़ी ज़्यादा चुनावी वाला वीक रहा, तो इसलिए जो न्यूज़ हैं वो मैक्सिमम पॉलिटी या पॉलिटिक्स से रिलेटेड रही, जो कि हमारे ज़्यादा काम की नहीं थी। लेकिन एक न्यूज़ फिर भी एक ओवरव्यू लेने के लिए हमने आपके सामने यहाँ पर ले ली है ये वाली। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, ठीक है, हाल ही में चुनाव हुए हैं, हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के जो नतीजे हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले थे, जिसमें आपको पता है कि एग्जिट पोल्स हैं जो वो गलत साबित रहे, एग्जिट पोल्स हैं जो वो गलत साबित रहे और रिजल्ट जो आए वो बड़े चौंकाने वाले थे। जो रिजल्ट ऐसे थे कि कोई भी यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं बना पाया, ठीक है, कोई मेजॉरिटी नहीं बना पाया। और आप ये जानते हैं मेजॉरिटी नहीं बना पाया, और आप ये बात जानते हैं कि हमारे इस देश में अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में इस वक्त 543 सीट्स हैं और पहले 545 हुआ करती थी, एंग्लो इंडियंस के खत्म होने के बाद 543 रह गई, ठीक है, पता है ना ये बात। पहले 545 हुआ करती थी और फिर एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी वो खत्म हो गई, तो अभी 543 सीट्स हैं, ठीक है। तो 543 जो सीट्स हैं उसमें 272 अगर किसी एक पार्टी के पास आ जाती है तो उसका बहुमत हो जाएगा, और जब उसका बहुमत हो जाएगा तो वो सरकार बना लेगा, ठीक है, सरकार बना लेगा। लेकिन इस वक्त कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास 272 सीट्स हों। तो जब कोई भी मेजॉरिटी नहीं है तो क्या बनेगा? तो बनेगी गठबंधन की सरकार, ठीक है, गठबंधन की सरकार। अब बनेगी गठबंधन की सरकार, ठीक है। यहां पर गठबंधन की जो सरकार है, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें और इवन अगर इस वक्त की अगर कंडीशन देखें तो सबसे ज़्यादा जो वोट पाई है जो पार्टी वो है बीजेपी। तो बीजेपी अगर अलायंस बनाती है, जिसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अगर वो बनाती है तो उस केस में प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि देश के है ना, या इनको हटाइए, ठीक है, देश की ये फैक्ट याद रखिएगा, देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे जो अपना तीसरा कार्यकाल करेंगे, ठीक है, तीसरे कार्यकाल में कदम रखेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी से पहले अगर किसी ने किया है तो वो है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था, इनका जो समय था, अगर उसके बारे में बात करें तो 1947 से लेकर के 64 तक था, 1947 से 64 तक इनका कार्यकाल रहा। और यही ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने तीसरे कार्यकाल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे होंगे जो तीसरा कार्यकाल टच करेंगे। अब दूसरी चीज जो मैंने यहां पर बताई है, जो याद रखने वाली बात है, वो मेनली यहां पर 2 ये पॉइंट है, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार है जो वो यहां से एक मेन पॉइंट निकल के आता है कि गठबंधन की सरकार, अब ये अच्छी है बुरी है, ये एक पॉइंट निकल के आता है। तो देखिए समझिए इस चीज को, गठबंधन की सरकार की बात करें अगर तो इसमें फायदे नुकसान क्या है। सरकार, गठबंधन की सरकार में एक तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव आप ये सोच सकते हैं कि यहां पर क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी जो होगी उसकी वैल्यू है जो वो बढ़ जाएगी,
ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब कहने का, जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, तो जेडीयू हो गया, है ना, टीडीपी हो गया, आपका सपा हो गया, ठीक है, आपका टीएमसी हो गया, ममता बनर्जी वाला हो गया, आपका चंद्रबाबू नायडू वाला हो गया, आपका नीतीश कुमार वाला हो गया, अखिलेश यादव वाला हो गया। अब ये सब पार्टीज हैं, ये क्षेत्रीय पार्टी हैं और वहां पर इनके पास अगर ठीक ठाक संख्या है, ठीक है, एमपी की ठीक ठाक संख्या है, तो इनके पास क्या है, अपनी वॉइस है ना, अपना जो ये बात कहना चाहते हैं अपने लोगों के हिसाब से, जिन लोगों ने इनको प्रतिनिधि चुना है, तो ये बात वहां पर रखी जाएगी। ठीक है, ये बात वहां पर रखी जाएगी और इनकी यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी सबकी सुनी जाती है और रीजनल पार्टीज का जो से है, ठीक है, सबकी सुनना होता है, सबकी सुनी जाती है, सबकी सुनी जाती है, मतलब मनमानी नहीं होती, सबकी सुनी जाती है। यहाँ पर हर कोई जो जन प्रतिनिधि है, ठीक है, तो एक आप ये कह सकते हैं कि विचार विमर्श है जो वो हर तरह की जो विचारधारा है उसके साथ होकर के फिर फाइनल डिसीजन यहाँ पर होता है। ठीक है, फाइनल सबकी सुनी जाती है, मतलब डिसीजन मेकिंग है जो उसमें सबका जब से होता है, से है जो वो सबका होगा, तो एक बेहतर पॉलिसी या नीति बनकर के आती है जो पूरे देश के हिसाब से बनती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरे देश के लोग हैं जो, या प्रतिनिधि हैं जो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपने समझा। अगर मैं वहीं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में यहां पर क्या है कि ये देखिए, ध्यान रखना है आप इसको, कि अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो एक अस्थिरता बढ़ जाती है, अस्थिरता बढ़ जाती है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। अब अगर अनस्टेबल है सरकार तो कभी भी गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि अगर कोई भी बात अगर नहीं मानी और उन्होंने अपने एमएलए या एमपी का समर्थन वापस खींच लिया किसी एक पार्टी ने, तो उसके बाद क्या है, सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी और जैसे ही सरकार माइनॉरिटी में आएगी तो सरकार गिरने के चांस बने रहेंगे। तो एक तो ये खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात कहूँ तो पॉलिसीज जो अभी हमने कहा कि पॉलिसी बनती है, पॉलिसी जो बनती है वो बात तो सही है कि सबसे पूछ करके बनती है, लेकिन पॉलिसीज जो होंगी ना, इनकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि कुछ समय बाद कोई नाराज हो जाता है उससे, पॉलिसीज या नीतियां, पॉलिसी जो है वो उनकी कंटिन्यूटी में समस्या आ जाती है, वो कंटिन्यूटी, ठीक है, पॉलिसीज जो है उनकी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ जाती है, और क्योंकि पॉलिसीज या नीतियों की कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आती है तो बार बार इस तरह का खतरा बना रहता है कि प्रॉपर एक पॉलिसी सही से चल नहीं पाती। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर ये फेडरलिज्म का समय आ गया है ना, फेडरलिज्म है जो वो स्ट्रांग हो गया, मतलब संघवाद है जो वो यहाँ पर आपको स्ट्रांग दिखेगा। संघवाद का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का से है जो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो फेडरलिज्म है जब वो अच्छा होगा, मतलब रीजनल पार्टीज़ का से है जो वो आपका अच्छा होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो ईवीएम वाला चल रहा था, इलेक्शन कमीशन का चल रहा था कि इन्होंने गलत किया, ये किया, अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं जो वो खत्म हो गई। ठीक है, तो संघवाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा। ठीक है, और आप ध्यान में रखिएगा, हमारे देश ने अगर मैं 1989 के बाद बोलूं, मतलब कि राजीव गांधी के बाद बोलूं, राजीव गांधी की जब सरकार बनी थी उसके बाद अगर हम बोलें तो 34 सालों तक गठबंधन की सरकार रही है। तो ऐसा नहीं है, ऐसी सोचने वाली बात नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है, गठबंधन की सरकार। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर बीच में 2 यूपीए के थे, लेकिन यूपीए भी तो दूसरी पार्टी के समर्थन के साथ थे ना। पूर्ण बहुमत अगर आप देखेंगे तो अभी 2014 के बाद आया, लेकिन 34 साल है जो वो यहाँ पर गठबंधन की सरकार रही है। ठीक है, तो यानी कि कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, गठबंधन की सरकारें भी ठीक से काम करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो आप देखते ही रहेंगे। ठीक है, वो आप देखते रहेंगे और हम उनको फॉलो भी करेंगे। तो पॉलिटी की न्यूज़ को हमने, अभी इलेक्शन की थी तो इस वीक हमने ज़्यादा नहीं लिया, अब क्योंकि अब पॉलिटी की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी आगे आने वाले जो वीक है उसमें, तो अब उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दूँ कि हमारा जो बैच है, अगर आप बैच में रेगुलर बेसिस पर सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड वे में करना चाहते हैं और P2I बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 10 जून से ये बैच शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 27,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। हिंदी में ये ज्योग्राफी से शुरू होगा, इंग्लिश में ये पॉलिटी से शुरू होगा और इंग्लिश में ये मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, ये जो PDF जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? फटाफट आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये चैनल आपको ज्वाइन करना है, या फिर आप ओम द्विवेदी 007 है जो, इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये मुझे पर्सनली मैसेज मिल जाएगा, मैं ये यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं मिलता, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि ये मिल नहीं रहा है सर, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो PDF है ये मैं इस ड्राइव में शेयर कर दूंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो QR कोड के माध्यम से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।